गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका लेक्चर नंबर 2 है आज स्टूडी का। बुक चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर की थर्ड ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ा चुके हैं। ज्योमेट्री पार्ट हमने कल स्टार्ट किया था 2D चैप्टर नंबर 1 और आपका एक क्वेश्चन हमने कल बुक पर कराया था। उसमें छोटे छोटे क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो भी हमने कल आपको समझा दिया। आज अगला प्रश्न लेने से पहले एक एग्जाम्पल पूछा है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप पूछ रहे हैं और पेज नंबर है आपका E10। आकाश थोड़ी देर के लिए खोल दो दरवाजे को। E10 इसमें कहा सो दैट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित जो है इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। नमस्ते। देखिए तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कोनिक। कोनिक की इक्वेशन दे रखी है आपकी कितनी, 5x स्क्वायर। जरा बोल दिया करो तो पूछो क्या, -2xy प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये देखिए जरा सबसे पहला काम होता है ABC FGH को निकालना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग कोनिक फर्स्ट की तुलना करने पर टू जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। जो जनरल इक्वेशन होती है कोनिक की उससे तुलना करने पर, या सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कह सकते हैं आप तुलना करने पर। दिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। x का टर्म नहीं है इसमें, क्या इससे तुलना करने पर बच्चों हम सभी की वैल्यू निकालेंगे। इन डाल दी सर, इसमें भी डाल दो, इसमें भी लिख दो। देखिए कंपेयर कीजिए, a इक्वल टू कितना है 5, 2hxy का कोएफिशिएंट और ये क्या -2 इंप्लाइज क्या करेगा -1 और b क्या है आपका 5। 2gx का टर्म इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा, g बराबर 0। y का टर्म है इसका कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ -10 तो f इक्वल टू -5 हो जाएगा और c है कांस्टेंट ऑफ 1। क्या कह रहा है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए तीन चीजें हैं इलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब h स्क्वायर इज लेस देन ab होना चाहिए और डेल्टा 0 ना होना चाहिए। परवलय के लिए h स्क्वायर ab होना चाहिए और डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, और हाइपरबोला के लिए h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab होना चाहिए और डेल्टा 0 बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, h स्क्वायर माइनस ab 0 से छोटा होना चाहिए, h स्क्वायर माइनस ab 0 बराबर होना चाहिए, h स्क्वायर माइनस ab 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसका सेम, मतलब इसको लिखो ऐसे या ऐसे, इसको ऐसे या ऐसे, इसको भी ऐसे या ऐसे, और डेल्टा 0 दिखाना ही होता है आपको, ठीक है। अब डेल्टा के दो तरीके से मान लिखे जाते हैं। देखो भैया, एक तो डेल्टा लिखा जाता है डिटरमिनेंट फॉर्म में और एक लिखा जाता है सिंपल डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। तो डिटरमिनेंट सिंपल क्या है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये डेल्टा होता है। और अगर हम डेल्टा डिटरमिनेंट, अभी केमिस्ट्री वाले बच्चे जाएंगे, अगर हम डेल्टा को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो बच्चों मुझे ध्यान जो आ रहा है वो ये है AHG। देखो इसको वैसा याद करोगे AHG और फिर ये HG, BF और फिर से F और यहाँ तो कैसे याद रखोगे, भूल जाते हैं। जो पहला कॉलम है
वही पहली रो, मतलब जो पहली कॉलम है वही पहली रो है। और फिर इसके जो अवयव बचे बी एफ और बी एफ, और बचा क्या, बचा सी, सी वही हल या डायगोनल से याद करो, डायगोनल में ए बी सी एच जी और एच जी एफ एफ बच गया। समझ में आया? अगर क्रम वाइज है तो एच जी एच बी एफ और जी एफ सी को याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होता। एक तरीका याद करने का, या तो ऐसे पहला रो वही पहला कॉलम है, फिर यहाँ बी और एफ और यहाँ एफ और सी। इससे भी आसान तरीका ये है क्या कि कॉलम या ये विकर्ण लिख दो ए बी सी और एच जी और एच जी एफ एफ, ऐसा याद रखोगे। तो बच्चों इसकी हालांकि जरूरत नहीं होती, बाकी इनमें से ही एक दिखा देते हैं, वही काफी होता है। क्योंकि अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है और वो कोनिक है कोई सा, तो डेल्टा जीरो बराबर जरूर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 3 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर में खाली ये तो आधी सी लाइन में ही हो जाता है, इसलिए लिख देते हैं, हम कर देते हैं। तो क्या क्या करना है अब आपको, पहले निकालनी है एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस एक, तो स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, और माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 5, 1 माइनस 25 माइनस 24। इसका मतलब क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान 0 से छोटा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? यहीं से हमें पता चल गया इलिप्स है, लेकिन फिर भी अपने कॉलम पूर्ति के लिए हम डेल्टा भी दिखा देंगे 0 के बराबर। देखो कॉलम से ही फिर से ए बी सी एच जी और एच जी एफ और एफ। अब इनके मान क्या क्या है, कदम इनको आ जाए, इसमें वो ही भर जाती है जो करते हैं, फिर पूरा बोर्ड ही ब्लैक ब्लैक हो जाता है, साफ नहीं होता। एक हाथ से बांटते रहो और इधर देखते रहो बस। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 5, एच की वैल्यू पुट कर दीजिए -1 और जी की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, एच की वैल्यू -1, बी की वैल्यू कितनी है 5, एफ की वैल्यू कितनी है -5 और जी की वैल्यू कितनी है 0, एफ की -5 और सी की कुछ कह रहे बाहर। अब ये तो तुम पे सॉल्व करना आता ही होगा सब पे। 5 -35 देखो माइनस इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का 25 प्लस और ये कितना -1, ये बंद और ये बंद 7 और इसको 0 लिख दूं और ये टोटली 0 हो जाएगा। तो -35 और -25 कितना हो जाएंगे 7, -300 और -7 तो -307 नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या लिख लोगे आप, चूंकि तो बच्चों अगर किसी को फोटो क्लिक करना हो करेक्ट कर लेना, चूंकि एच स्क्वायर जो है ए बी से छोटा है एंड डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए गिवन कोनिक इज एन इलिप्स, गिवन कोनिक इज एन इलिप्स, दिया गया कोनिक एक इलिप्स होगा। आप फोटो खींचिए कितना होगा क्या होगा, तो तुम्हारी बुक दे देंगे ना। हाँ बोल देखिए, अब एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सबको जो बाद में आएगी। एक सवाल ये दूसरा एग्जाम्पल पूछा था E10 पेज पर और कहा था इस सवाल में कि ये कोनिक को सिद्ध कर, कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रूव कीजिए। तो ये मैंने कंडीशन लिखी है, पहली कंडीशन इलिप्स की, दूसरी कंडीशन पैराबोला की, तीसरी कंडीशन हाइपरबोला की। तुम्हारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, पहली वाली कंडीशन। देखो ये ना डेल्टा 0 नहीं है और एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, ये लिख दो या ये लिख दो। तो क्या लिख दिया हमने,
गिवन कॉनिक इज एन इलिप्स। डेल्टा के लिए या तो ये इक्वेशन याद रखना, और ये इक्वेशन आती कहाँ से है, इसको सॉल्व करके आती है, या ये इक्वेशन, ये डिटरमिनेंट ध्यान रखना, इसमें वैल्यू का फॉर्मूला निकाल। बच्चों अभी ये जो एग्जाम फॉर्मूलाएं वो चली रहे हैं अभी, जो तुमने ना भरे 23 तक भर दो, जिसने ना भरा हो अभी। एग्जाम फॉर्म यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है, कोई जितना लेट करोगे तुम्हें परेशानी होगी उतनी ज्यादा। तो लास्ट में भीड़ लग जाती है कॉलेजों में, क्योंकि लास्ट टाइम है, आज ही करो, शुरू में कर दोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। किस किसने ना किया अभी, पढ़ लिए सबने? तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपकी पैराबोल, उसकी हाइपरबोला की ट्रेस, इसेंट्रिसिटी और उत्केंद्र कोण के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला में बता दूंगा कौन सा, उससे डायरेक्ट मान रखनी है आपको। मैं देखिए क्वेश्चन बच्चों आपका आज का एग्जाम्पल नंबर देखता हूं किसमें है, हाइपरबोला। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 और एक एग्जाम्पल नंबर 9 है। 7 में ही देख लो आप, 9 में तो इलिप्स का है, 7 और 8 दिए और 6 भी है हाइपरबोला का। 7 में देख लो यही आया कई बार। एग्जाम्पल नंबर 7 और पेज नंबर क्या है बच्चों, 324। Trace the hyperbola. Trace the hyperbola. देखिए तो इक्वेशन ऑफ कोनिक, कोनिक की इक्वेशन क्या क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 प्लस 21। देखिए जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे, 40% काम कल इलिप्स का और 40% हाइपरबोला का सिलेबस। आप सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में सेंटर फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखोगे टू फाइंड सेंटर। सवाल को ऐसे ही करना है अगर आता है तो, टू फाइंड सेंटर। सेंटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालते हैं और उसको 0 बराबर करके सॉल्व करते हैं। तो अभी हमें यहाँ f मानना पड़ेगा, तो लेट f इज इक्वल टू, हम इसको f मान रहे हैं, f मतलब f फंक्शन है x और y का। आइए चाहत कैसे एक्टिवेट हो जाती हो, 2x माइनस 3y और प्लस 10 किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव x में, आकाश उतारो मत, फोटो खींच लेना, समझने पर ध्यान दो। के बाद वीडियो है उसमें से देख देख के ध्यान डालना पड़े, पॉज करके उतार लेना, पूरा ध्यान दो समझने पर। डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में पहले 2y प्लस का, अब ये माइनस 3x और माइनस का 10। तो देखिए b है और हम रखते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 बराबर और डेल एफ ओवर डेल वाई को 0 को बराबर, और फिर क्या करते हैं एंड सॉल्व, और फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2y माइनस 3x माइनस 10 बराबर। आपको या तो x का गुणन या y का गुणन सेम करना है, कोई भी 8वीं क्लास का मेथड, x या 2 या 3, y या 3 या 2, सेम काम करना है, कुछ भी कर लो। चलिए हम y का गुणन सेम करते हैं, तो
इसमें 2 से गुणा 2 3 6 और इसमें 3 से गुणा, इसको मान और इसको। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट गुणा, फर्स्ट में इक्वेशन में गुणा 2 से, और इसमें, और देखो घटाना जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, और इस इक्वेशन नंबर 2 में गुणा किससे 3 से। प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चों को। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 की गुणा कर दो इसमें, 2 दूनी 4x माइनस 2 दिया 6y प्लस 10 दूनी 20 बराबर 0। इसमें 3 से गुणा करो, 3 दिया 9x माइनस का 3 दूनी 6y माइनस 10 दिया 30। क्या करना है बच्चों, देखो ये प्लस गलत लिख दिया, घटा दे प्लस लिख दिया, तो नहीं हाँ प्लस ही करना है क्योंकि चिन्ह आपके अपोजिट है। 6y से 6y माइनस 5x और माइनस 10 बराबर, तो x की वैल्यू माइनस 2 हो गई, प्लस अब माइनस की हो गई, प्लस क्यों बोल रहे हो, x बराबर कितना माइनस का। अब मैं y की वैल्यू निकालनी है, x के मान को इनमें से किसी भी क्वेश्चन रख लो, बोलते हूँ x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं। चलो फर्स्ट क्या हो जाएगा, x का मान -2 दूनी 4 माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस को रख दी है, तो ये 3y इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2। तो सेंटर ऑफ इलिप्स किससे नोट कर दूं बच्चों में, c x1 y1। तो x1 क्या है हमारा माइनस, और y का मान अर्थात y1 कितना है प्लस, किसका मान y का प्लस का आएगा। अच्छा हाँ बच्चों, अभी इलिप्स नहीं लिखो है, अभी लिखो ओ लिखो, सेंटर ऑफ ओ। क्यों पता पड़ेगा, हाँ या तो हमारा तरीका है पहले सवाल की तरह करें हम चेक स्टार्टिंग में, और ये फिर दोबारा से करना पड़ेगा तो बेवकूफ है, क्योंकि उससे टाइम एक्स्ट्रा ही तो लगेगा, ये तो सब करना पड़ेगा। तो सीधा करते जाओ, लास्ट में बीच में जाके आपको आर का पता चल जाएगा। तो बच्चों सेंटर ऑफ होने कितनी, अब नंबर 2 पे हमने आपको क्या बताया था, न्यू कांस्टेंट कितना बताया था सीधे। स्टेप नंबर 2 है आपका ये, क्या लिखते हैं इसमें स्टेप नंबर 2 में आप, टू फाइंड ए न्यू कांस्टेंट, टू फाइंड ए न्यू कांस्टेंट। टू फाइंड ए न्यू कांस्टेंट C1, यहाँ लिख दो C1, और C1 क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c। बच्चों इसमें तो मैं बहुत सारा प्रश्न करवाऊंगा पहले चैप्टर में, और कम से कम 15 से 20 नंबर का आएगा। gx1 प्लस fy1 गलत लिख दिया, बहुत सेलेक्टेड करवाऊंगा। तो g की वैल्यू कितनी है देखिए, हमने निकाली गई, हमने नहीं निकाली, तो ये काम आप शुरू में ही कर लें कि इस इक्वेशन से ABC FGH की वैल्यू निकालना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल 2 में निकाली थी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, फिलहाल जैसी जरूरत पड़ रही है उसको लिख ले रहा हूँ। 2g बराबर 10, तो g बराबर 5 और x1 की वैल्यू -2, f की वैल्यू -10 तो -5 हो जाएगा, और y1 की -2 और c की वैल्यू 21, -10 प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा 1। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब स्टेप नंबर 3 में हम बच्चों क्या प्राप्त करते हैं, टू फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, टू फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। और बच्चों किस फॉर्म की होती है, ax² देखो यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 2hxy प्लस by इस फॉर्म की आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म को तो सेम रखते हैं हम, और बाकी जो लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है उसके स्थान पर कांस्टेंट C1 लिख देते हैं। तो देखिए D है, हम रखते हैं
कहाँ है कोनिक, क्वाड्रेटिक टर्म ये और नॉन क्वाड्रेटिक ये, तो क्वाड्रेटिक को सेम रखिए, और इस सब के स्थान पर क्या रखना है, c1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3y(x) प्लस y स्क्वायर और c1 क्या 1 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, मैं ये वाली फॉर्म थी, इसे को हमें दिया -1 हो जाएगा, चाहिए +1 को -1 से भाग करोगे, x स्क्वायर और -1, तो यहाँ प्लस कर दूँ डायरेक्ट बच्चों 3/x और प्लस इतना y स्क्वायर और बटे डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ माइनस और ये प्लस और ये भी कितना माइनस, और इसी का टू कितना प्लस, कंपेयर करो, पहले फोटो क्लिक कर लो, इसको भी करना है, देखो जनरल इक्वेशन यही है क्या, यही है, अब इनकी तुलना करो, ए एच और बी का मान निकालो, नहीं हो रेस्ट इनको खत्म कीजिए, इसमें आज मंगा दूँ मैं बढ़िया है, ध्यान रखना इन मेन पॉइंट को रोहित कल की तरह नोट करते रहना, जैसे सेंटर है आपका और जो पॉइंट आएंगे वो देखिए, तो अब डायरेक्ट लिख दूं, तो इसको नाम दो, पहले कोई क्या नाम दे दिया अब तक हमने 2, इसको 3 दे दो, देखो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, ax² + 2hxy प्लस by² इक्वल टू, a की वैल्यू देखिए माइनस 2hxy का कोएफिशिएंट 3, h इक्वल टू 3/2 और b की वैल्यू माइनस, ठीक। अब हेडिंग डालते हैं स्टेप नंबर 4 में, टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस कौन कौन से दो ही आएंगे, टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, आपकी बुक में हेडिंग चली हुई, हेडिंग तो फिर ये कहीं नहीं डालता पर लिखता है सेमी एक्सिस की लेंथ, कोई जरूरत नहीं सेमी लिखो, हमें पहले पूरी ही लिखनी पड़ती है, फॉर्मूला पढ़ेगा होगा फिर उसको आधा करके लिखेंगे, तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, और बच्चों इक्वेशन वही है आपकी एक्सिस की लंबाई निकालने का, a - 1/r² × b - 1r² इक्वल टू h², तो क्या लिखेंगे, दीज लेंथ, ये लंबाइयां आर गिवन दी जाती हैं बाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, a - 1/r², b - 1/r² इक्वल टू h², a की वैल्यू देखिए कितनी -1 1/r², b -1/r², और x देखिए 3/2 स्क्वायर करोगे 9/4, देखो माइनस इसमें से भी माइनस इसमें से भी कॉमन ले लो, प्लस कर दो, 1 + 1/r², 1 + 1/r² इक्वल टू 9/4, एलसीएम लोगे r²
बटे कितना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना आर स्क्वायर, 9 बटे क्या 4। देखिए जरा, आर स्क्वायर प्लस 1 की हद 2, और ये कितना इधर 4 से मल्टीप्लाई कर ली क्रॉस करके, और ये 9 आर की हद 4 हो गया, 9 आर की हद 4। ये 4 फॉर्मूला को खोलिए बच्चों, आर की हद 4 प्लस 1 प्लस 2 आर स्क्वायर, 9 आर की हद 4, 4 आर की पावर 4 प्लस 4 प्लस 8 आर स्क्वायर प्लस 9 आर की पावर 4। और बच्चों इसको माइनस में लिख दो और इजिकल टू 0, तो -5 आर की पावर 4 प्लस 8 आर स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0। अब माइनस से डिवाइड कर दो, 5 आर की पावर 4 माइनस 8 आर स्क्वायर और माइनस 4 इजिकल टू 0। फैक्टर करना है, 4 पंजे 20, और 20 के 10 और 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 आर की पावर 4 और माइनस कितना 10 आर स्क्वायर प्लस कितना 2 आर स्क्वायर। देखो 10 दूनी 20 और ये माइनस 8 स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ से 5 आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2, एक फैक्टर हो गया इतना और एक हो गया इतना। बच्चों अब क्या लिखोगे, 5 आर स्क्वायर प्लस 2 0, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, आर स्क्वायर पर 2 माइनस 2 अपॉन 5, और आर स्क्वायर माइनस 2 0, तो इम्प्लाई क्या करेगा, यहाँ जाकर आपका पता चलेगा, यहाँ तक आकाश और या जो भी कल एब्सेंट थे यहाँ तक सेम है। कल वाला सवाल हुई और आगे कल जो सवाल किया था उसमें आर स्क्वायर के ये दोनों मान पॉजिटिव थे, और जब आर स्क्वायर के दोनों मान पॉजिटिव तो जो आपको लिख चल रहा है वो ई होगा, और दोनों मान अपोजिट एक प्लस एक माइनस, तो आप लिखोगे आर। तो यहाँ नाम दोगे आप, सिंस चूंकि वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर आर इन अपोजिट साइन, सो the given component is in hyperbola। बच्चों बस ये सब चेंज हुआ, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है अभी लास्ट तक, बस चित्र के प्रोसीजर में चेंज है, सभी वही काम करते रहे जो आपको करने थे। हमारी हेडिंग क्या है, टू फाइंड लेंथ ऑफ एक्सिस। अब बच्चों अक्षों के नाम चेंज लिखने, बस हमने उसमें यूज किया था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इसमें मेजर को यूज करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ और सहयोगी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। सहयोगी वो माइनर के लिए बोली जाती है और ट्रांसवर्स उसके लिए मेजर के लिए। फॉर्मूला उसी के रूप में यूज करोगे। ये साइड दिखाई दे रही है क्या या नहीं, है? पूरा दिख रहा है, तो अब लिखोगे length of transverse axis, मतलब अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों में, 2r1 स्क्वायर, जो मतलब एक को r1 स्क्वायर लेना है, अब एक को r2 स्क्वायर, पॉजिटिव वाले को r1 और नेगेटिव वाले को r2 स्क्वायर। बच्चों अब इसका हमें क्या करना होता है, वर्गमूल करना होता है। क्या करना होता है, वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल जो करते हैं वो मॉड के संख्या का करते हैं, मतलब समझोगे भी बताऊंगा कि अगर r1 स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव का तो वर्गमूल होता नहीं, उसको पॉजिटिव का भी कर लिया जाता है। वहां क्यों नहीं किया था मैंने मॉड, यहाँ क्योंकि दोनों ही प्लस के थे और दोनों प्लस के, तो हमें का लाइन बढ़ाने में फायदा नहीं था। यहाँ कर देंगे क्योंकि एक माइनस में है, ठीक है, तो दोनों पे करो या फिर माइनस वाले पे करो। अब जरा देखना r1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
प्लस वाले की 2, 2 का मॉड 2 पर वर्गमूल करोगे अंडर रूट, तो 2√2 लंबाई हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस की। अब क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई। बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लंबाई है फॉर्मूला वही 2 स्क्वायर रूट मॉड ऑफ r2 स्क्वायर। अब देखो अगर मैं मॉड ना लगाता तो होती गड़बड़, यहाँ माइनस का वर्गमूल नहीं होता। अब ये 2/5 हो जाएगा, इतना ही लिखा रहेंगे। ठीक है, आपको इतने से काम नहीं चलेगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी बात करनी पड़ेगी 0.4 आएगा, उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हाफ हाफ करनी है ना, 2 भागों में बांटनी है, इसलिए फिलहाल इतना ही लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम करते हैं इक्वेशंस फाइंड। क्या फाइंड करते हैं, इक्वेशन फाइंड। अब इक्वेशन फाइंड एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल निकालने के बाद सेंटर पर उसको रिफर करते हैं। तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट ही सेंटर पर रिफर करके लिखूंगा, टाइम बचेगा आपका। तो पहले आप इसका फोटो क्लिक कीजिए, बहुत जल्दी फोटो क्लिक कीजिए। क्या देखिए जल्दी क्लिक कीजिए, हो गया सबका। एक गलती कर दी बस, कि ये जो इक्वेशन थी कोने की ये मिटा दी, इसका तो लास्ट में यूज होगा जाएगा, दोबारा लिखनी पड़ेगी। जब तक ये बालक इसको उसमें बदल लो पॉइंट फॉर्म में, जब तक जरूरत पड़े मुझे। देखिए टाइम जितना बचे करे। अब क्या लिखना है हमें स्टेप में, अगले में इक्वेशन ऑफ, स्टेप शायद कहना है 5वां होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एट सेंटर x1, y1। और ये है कितना, -2, तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है a माइनस 1/r²। अब r² में क्या लिखोगे, आप किसकी निकाल लो, ट्रांसवर्स, मतलब बड़ी थी, तो हमने r1 को माना था बड़ा, तो a माइनस 1/r1² इंटू एक्स और प्लस hy = 0। लेकिन अब आप x नहीं लिखोगे, अगर खाली x और y लिखोगे इक्वेशन में तो वो ऑरिजिन वर्ड होगी। तो मैं किस पे निकालनी है, x को y पे, फॉर्मूला लिखा जाएगा x माइनस x1 प्लस h y माइनस y1 इक्वल टू। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी ना, और फिर भी 2 मिनट तक मेरा गला सूखा खाना होगा, क्या बात है। देखिए आ जाइए नंबर में, a की वैल्यू बताइए कितनी थी, 60 माइनस 1। r1 स्क्वायर की बताइए, 62 थी। x माइनस, देखो x1 की -2 प्लस 2 हो जाएगा, h की 3/2 थी शायद, ढंग से बताना होगा, गलत बता दिया है नहीं। और इस y1 की 2 -2 माइनस 3/2 हो जाएगा, x प्लस 2 3/2 y माइनस 2। देखो बटे 2 इसमें भी एलसीएम लेके 0 में भेज दोगे, और बाकी सॉल्व कर रहा हूँ, -3x माइनस प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, -3x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस y और प्लस 4 इक्वल टू
ये इक्वेशन हो गई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इस पर, इस साइड पर। अगर हम इसको एक साथ नहीं करते तो पहले सादा निकाल दे, फिर x के स्थान पर x1 सेक्शन y के स्थान पर y1 डबल काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, इसमें क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ सेंटर, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ सेंटर x1, y1 -2, क्लियर। अब बच्चों एक बात बताइए जरा ध्यान से, फॉर्मूला तो यही वाला है, डी है, हम रखते, हम क्या रखते हैं बच्चों, a-1/r1², बस यही हटाना है। तो r1 बड़ा था, r2 छोटा, तो इस कॉन्जुगेट के लिए r2 कर देना, ऐसे ही हम माइनर में r2 कर देना, और x - x1 + h तो y - मुझे एक बात बताओ भाई, ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया था, क्योंकि बीच बीच में कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देंगे, टाइम बचाएंगे, नहीं तो एक्सरसाइज का हिसाब ले लेते। इसकी कैलकुलेशन आपकी बुक से लिख दूं डायरेक्ट में, है सब मानों को रख के प्राप्त कर लोगे। तो मुझे बताना, आप लास्ट में जो है सॉल्व करने के बाद x + y = 0, तो x + y = 0। बच्चों ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आपकी बुक से ही, इन सब मानों को रखकर कैलकुलेट करके। अब देखिए अगले स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, अब कोऑर्डिनेट पॉइंट वगैरह निकालने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ लैम्डा वगैरह यूज कर रखा है, इसका मतलब कुछ और भी पूछा होगा, असिम्प्टोट पूछा है। तो बच्चों पहले हम ट्रेस करेंगे, सिर्फ पहले क्या करेंगे हम ट्रेस, उसके बाद एक्स्ट्रा काम करेंगे, पहले केवल ट्रेस करिए। और ट्रेसिंग करने में हमें अगले स्टेप 7 में क्या करना होगा। अब एक काम करो आकाश, इस दरवाजे को बंद कर दो, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने होते हैं। क्या क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, और कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें इन एक्सिस के भी निकालने होते हैं और कोनिक का भी निकालना होता है। किसी का भी आगे पीछे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मैं निकाल रहा हूँ ट्रांसवर्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो शॉर्ट में लिखूं आईपी, पेपर में तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है, आईपी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ट्रांसवर्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। बच्चों देखिए क्या हो जाएगा आपका, कैसे निकलते हैं, इसमें भी सबसे पहला पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग में हो गया, कोई बात नहीं। ये कैसी लड़की निशान लगाने के लिए देखेगा, और अभी तक टॉपी ना हो। एक दिन आई थी, उस दिन तक ये बुक कुछ दिन मेरे पास थी नहीं, मैं घर पे रूम पे रख लिया है, उसके बाद आई अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या करते हैं हम बच्चों, पुट y बराबर 0। कहाँ है आईपी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, ये रही है ना। तो इसको नाम दे दो, क्या नाम दे दें, अब तक इक्वेशन देखना 4 दे दें, इसको कितना दे दें 5। तो यहाँ लिखोगे पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 4। अगर हम y 0 रखते हैं तो x = क्या प्राप्त होता है, -4। तो बच्चों पॉइंट, पहला पॉइंट है ये, किससे ड्रॉ कर रहा हूँ, a से, तो -4, 0। नंबर 2 इसमें अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के लिए बच्चों पुट कर दो x बराबर 0, इसमें इन इक्वेशन नंबर 4 में x बराबर 0 अगर हम रखेंगे y की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ रख के y की वैल्यू 4,
इम्प्लाई करेगा v, v को x, y 0, 4 किसके हो गए ये ट्रांसवर्स की। ऐसे ही स्टेप नंबर 8 इसमें लिखना है IP ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट IP ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस। तो बच्चों वही फिर से फर्स्ट along x एक्सेस, x एक्स के along, x एक्स के along करोगे तो पुट करोगे कितना y बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर इसमें 5 में, इन इक्वेशन नंबर 5 में। तो बच्चों y 0 x भी 0 हो गया, तो क्या प्राप्त हुआ a डैश 0 का मतलब। और नंबर 2 में along y एक्सेस, y अक्ष के लिए पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 5। तो x 0 y भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों b डैश क्या 0, इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो x अक्ष और y अक्ष सिर्फ ऑरिजिन पर काटेगी, 0, 0 पर काटेगी। फोटो लीजिए बच्चे एब्सेंट नहीं लगे, डेली डेली वीडियो कंटिन्यू। कल लड़का का में, आज लड़की का में। वीडियो ना पड़ेगी तब तक 28, 29, 27 तो आज आ गए, अब 20 ही आऊंगे। चलिए कर दूंगा हमने इसे। आवाज नहीं, ये लिख रहे हो ना, इनकी जरूरत पड़ेगी, सभी इंटरसेक्शन पॉइंट था वही लिखते रहना। प्रोसीजर तो आ गया होगा सबके समझ में, खूब बढ़िया। बस इसकी एक चित्र खींचना। आवाज बंद भाई, आवाज बंद। तो अब हमें किसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए स्टेप नंबर 9 में? स्टेप नंबर 9 इसको भी रफ कर देता हूं। और बच्चों हमें कोनिक की इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ हेडिंग डालना हूं IP ऑफ कोनिक, कोनिक के इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस दो होते हैं। इसमें डालिए फर्स्ट along x एक्सिस, x अक्ष के along। बच्चों x अक्ष के along जब करोगे आप उस इक्वेशन में जो कोनिक की है दी गई है उसमें y बराबर 0 रख दो बस। और y बराबर 0 रख के देखो आप क्या प्राप्त करोगे, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो पहले हो गया along x एक्सिस, पुट y बराबर 0 किसमें, इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक, कोनिक की गिवन इक्वेशन में b गेट। अब बोलना दोबारा से कितना, प्लस 10 x प्लस 21, यही है ना। अब इसको सरल कर दीजिए, तो सरल करोगे 7 या 7 और 3 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 7, 3 कॉमन x प्लस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -7 और माइनस का 3। क्या लिखोगे आप, तो ये कब आए थे y बराबर 0, इंप्लाई करेगा कोनिक कट्स, कोनिक काटता है या इंटरसेक्ट करता है किसको मान से, एट x एक्सिस, x एक्सिस को एट द पॉइंट P, P क्या -7,0 और Q -3, इन दो बिंदुओं पर काटता है कोनिक एक्सिस को।
और बच्चों नंबर 2 देखिए एलॉन्ग बाई एक्स के सापेक्ष में क्या हो जाएगा भाई? अब बाई एक्स 0 रख दोगे, पुटिंग एक्स बराबर 0, पुटिंग एक्स बराबर 0, देन तब क्या प्राप्त हुआ बता? हाँ माइनस 10y प्लस 21 पर वही चीज है, यहाँ माइनस है तो दोनों की किस में आ जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे। तो बाई की वैल्यू 7 और बाई की वैल्यू, ध्यान रखो अगर सभी प्लस के हैं तो माइनस में आएंगे दोनों, और अगर ये माइनस का है और ये प्लस का है तो दोनों प्लस में आएंगे। तो बच्चों आप क्या लिखोगे? कोनिक कट्स बाई एक्सिस, कोनिक कट करता है बाई एक्सिस को एट द पॉइंट किस पॉइंट पर? देखो P डैश से डाउन कर दूंगे कितना 0,7 एंड Q डैश 0, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्या स्टेप होगा? 9। ये 9 स्टेप आपको थ्योरी में लिखने हैं, 7 नंबर यहाँ तक आपको मिल रहे हैं अगर चित्र नहीं बनाते। चित्र अब बनाना सीखें तो क्या नाम है? कल कौन कौन एब्सेंट थे? हाथ खड़ा करें एक बार। चारों बच्चों जो आज आपने काम किया है सेम कल के सवाल में काम किया था, बस क्या अंतर था? वहां आर स्क्वायर के दोनों पॉजिटिव आए थे, दोनों एक प्लस एक माइनस आया। जब दोनों पॉजिटिव तो हम लिखते हैं ई रिक्स, तो हमने वहां लिख दिया था ई रिक्स। इस सवाल में एक प्लस एक माइनस आया तो लिख दिया फायदा। वहां नाम यूज किया था मेजर एक्सिस, यहाँ यूज किया है ट्रांसवर्स एक्सिस। वहां यूज किया था माइनर और माइनर को यहाँ यूज किया कॉन्वेक्स। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सवाल किया था। ठीक, हाँ चित्र में जरूर चेंज है और पूरा ही चेंज है चित्र खींचने का। तो बच्चों इसको और नोट कीजिए, मतलब ये पॉइंटों को लोगे और बाकी फोटो क्लिक करें और हम चित्र बनाना आपको सिखाते हैं। अभी असिम्प्टोट रह गया है खींचना, असिम्प्टोट और खींचना निकालना बताऊंगा, निकालना तो कल इसमें इलिप्स में जरूरत नहीं पड़ती, चित्र खींचने में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें पूछा है, इसमें पूछा है चित्र खींचने के लिए असिम्प्टोट की आवश्यकता नहीं है, पर करेंगे क्यों? क्योंकि पूछा है। अब मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कल आपको असिम्प्टोट निकालना सिखाऊंगा। मैं बस ट्रेसिंग करूंगा और ट्रेसिंग करने के बाद क्या करूंगा? असिम्प्टोट निकालना कल सिखा दिया था मैंने, आप स्वयं निकालो। बात नहीं देखिए, जैसे कल स्टेप आपने लिख लिए थे ऐसे ही आप स्टेप लिख लेना क्या कहाँ कैसे करते हैं। इसमें लाइनें ज्यादा खींचनी पड़ती हैं। मैक्सिमम पॉइंट देख के बताओ मुझे कितना आया अब तक जो आपने इस सवाल को किया है? 7 आया है। एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे? एक्स अक्ष प्लस डायरेक्शन में माइनस में, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस। बच्चों सबसे पहले आप सेंटर लगाइए। सेंटर क्या है? -2, तो -2, बच्चों किधर आएगा? एक्स का मान -2 और वाई का मान +1। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 7 निशान लगाना है हमें एक्स के उधर। देख लेगा हम कितनी कितनी डिस्टेंस लेनी है मुझे लगभग। नीचे वाई पे बताना मैक्सिमम कितना है। वाई माइनस पर पॉइंट देखो कितना है मैक्सिमम।
ना इस पे है ही ना कोई पॉइंट नीचे नहीं है। चलो ठीक, तो हमें -2 का मान साफ लगा ये लगा दिया -2 और इस पर 2 ही आपको ऊपर चढ़ना। तो लगभग हमारा जो सेंटर आया वो ये होगा। अब आपको क्या करना है, चाहे इन पर्दे को ढंग से करो, बाहर ग्राउंड खड़ी है, ये ना जाएगा, ये जाएगा बस इधर। वो गिर गई दोनों देखिए अब आ जाएगी बच्चों, बात नहीं क्या हो गया, क्या बात हो रही है। देखिए कल आपने सेंटर लगाने के बाद सबसे पहले क्या कीजिए था, मेजर माइनर एक्सिस इक्वेशन कीजिए। आज भी वही काम, मेजर के स्थान पर ट्रांसवर्स माइनर हो जाएगा, कॉन्जुगेट नीचे कीजिए। तो आप सबसे पहले देखो मेजर एक्सिस। तो बच्चों मुझे बताओ मेजर एक्सिस न मेजर नहीं, मेजर के स्थान पर क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे वो क्या क्या थे, जरा बताइए एक बार बोलो बस तेज आवाज में। हाँ -4 और 0, यही है ना, डिनोट किससे कर रखा है मैंने, ए से और बी से। तो 0,4 इधर आ जाएगा, देखो 1 2 3 4। ये बिंदु अगर बराबर अंतराल पे ना लगे तो गारंटी है चित्र सीधा नहीं घुसेगा, इसलिए आपके पास पैमाना जरूर होना चाहिए। और इधर -4, 0 2 3 और ये 4। तो बच्चों आप इन तीनों बिंदुओं को आप मिला दोगे, और ये कौन सी है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस। या तो आप ऐसे लिखो नाम ट्रांसवर्स एक्सिस, या जो इक्वेशन है इसकी उसे लिखें। इक्वेशन क्या है इसकी, लिखो x1y + 4। या तो ऐसे लिखें, या लिखें x1y + 4 = अब कॉन्जुगेट के लिए बता दो, 1 मिनट नाम और डाल दूं, ये नाम हमारा A है और ये नाम हमारा B है। ज्यादा इन पॉइंटों को मत लिखना है, अभी बहुत काम होता है इसमें। आप लिखो कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए एक्सिस 0, और 0, मतलब केवल और केवल ऑरिजिन से होकर जाएगी। दूसरा पॉइंट जरूर होना चाहिए। तो एक तो हो गया ऑरिजिन और एक हो गया सेंटर, 2 बिंदु मिलेंगे जरूर कम से कम, इसको मिला दो। ये इसकी इक्वेशन बताओ, x + y = 0, यही है ना। अब बच्चों ये काम कल भी किया था। इसके बाद तीसरे नंबर पे इंटरसेक्शन पॉइंट कोनिक के लगाने हैं। किसके लगाने हैं, कोनिक के। IB ऑफ कोनिक, जो लास्ट में आपने निकाले क्या क्या बता, -7,0 -3,0 x के लिए, y के लिए भी बता दो, 0,7। अच्छा यही है, बस साइन चेंज हो गया। तो -7,0 जरा देखो कहाँ है, बस तुम तो बता रहे यार। अच्छा हाँ ठीक है, 7 तो बढ़ा सकते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1। ये है हमारा काम का पॉइंट, और -3,0 1 2 3 1। ये हमारा कोनिक एक्सिस को इन 2 बिंदुओं पर काटेगा, और 0,7 और 0,3 इधर एक पॉइंट, ये हमारे काम का
और 0,7, ये 4 है, 5, 6 और ये 7, एक ये पॉइंट है हमारे। इनके नाम भी तो मैंने लिखे कुछ कुछ, PQ, P डैश और Q डैश, PQ और P डैश Q डैश। इलिप्स में बस इतना ही काम करते थे और इन बिंदुओं को मिला देते थे अगर इलिप्स है तो, और थोड़ा सा काम वो मेजर और माइनर एक्सिस और लगाते थे। अभी उस काम को यहाँ भी लगाइए, तो ये भी स्टेप सेम है, स्टेप सब सेम है, बस खींचने का तरीका अलग है। तो बच्चों अब हम क्या करते थे, लेंथ की लंबाइयों का निशान लगाते थे। हमारी यहाँ लंबाई जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी कितनी है, लेंथ ऑफ TL ट्रांसवर्स एक्सिस, मुझे सॉल्व करके बताना कितनी है ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई। 2.8 पक्का सबकी यही आ रही है। और उसकी भी बता दो, लेंथ ऑफ CA कितना, 0.32। भाई यही है क्या, चेक करो सभी बच्चे, बहुत छोटी गन नहीं है, कितना 1.26। भाई बहुत जमीन आसमान का अंतर है, चेक करो दोनों बच्चे, बिल्कुल, और बाकी बच्चे तुम भी निकालो क्या हो तो है। कोई बैठे नहीं, सब निकाल के बताओ मुझे कितनी है। फॉर्मूला देखो, ये था 2√mod(r1²), ये तो TA के था और CA के लिए था 2√mod(r2²). दोनों को बताओ भरत क्या करना है, जल्दी निकाल के बताओ। एक में तो प्रॉब्लम आई ना होगी, 1.26 चल रही है बच्चों, 1.26। अब आप ये काम यहाँ करिए, क्या करना है, क्या TA देखिए, पहला TA 2.8, सेंटर से इधर और उधर कुल मिलाकर 2.8 होगा, तो हाफ सेंटर से एक साइड में बन जाएगी, हाफ एक साइड में, 2.8 का हाफ 1.4। तो बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस है कौन सी, ये, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस, सेंटर कहाँ है, ये। तो इससे इसका हाफ 1.4, इधर लगा दो, इधर लगा दो, एक हमने लगभग ये लिया है और 1.4 आधा ये लगभग यहाँ हो जाएगा आपका, एक ये बच्चों काम का पॉइंट हमारा, और इधर भी लगाओ लगभग यहाँ। ये सब बाद में मिटा दूंगा इन निशानों को, बड़े बड़े जो कभी लगाए थे। 1.26 आधा करोगे इसका 0.63 आधे से थोड़ा ज्यादा, देखो एक में लगभग इतना माना है, आधा इतना, लगभग इतना ले रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमें करना क्या है, ये जो लाइन आई है ट्रांसवर्स एक्सिस पर, 4 ट्रांसवर्स और मेजर एक्सिस पर कुल मिलाकर 4 कोण दिखाई दे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से नहीं, बिल्कुल अलग सेपरेट, जो हमने अभी अभी निशान लगाए दिखाई दिए 4 कोण। जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर है उससे 2 रेखा खींचेगी कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल, और जो निशान आपने कॉन्जुगेट एक्सिस पर लगाए उससे 2 रेखा खींचेगी ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल। यही काम एक्स्ट्रा है, यहाँ तक तो आपने सब काम वहां भी किया, और बस इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आपने मिला दिया था और बन गया था आपका इलिप्स। यहाँ नहीं बनेगा इलिप्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन दूसरी चल रही है, सवाल दूसरा। लेकिन इस काम में ये विधि अतिरिक्त है
दो स्टेप अतिरिक्त हैं। क्या क्या? जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर आपने दो पॉइंट लगाए हैं लंबाई नापकर, उनसे दो पैरेलल रेखा खींचनी है कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल में, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस पर दो निशान लगाए लंबाई नापकर, उनसे दो रेखाएं खींचनी है ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ बच्चों पैरेलल रेखा भी अगर गलत हो गई, आपकी समांतर सही नहीं हुई, तो अभी आपका चित्र सही नहीं बनेगा। तो पैरेलल ये वाली, इससे खींच रहा हूं इसके पैरेलल, बड़ी आसान है। कैसे खींचना है तुम्हें बताओ। पैरेलल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 0.63। आप यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ भी ऐसे ही इसके लंबा रेखा खींचो और उस पर उतनी इधर ले लो, इतनी इधर ले लो। तो मैं रेखा देखो लगभग इसके पैरेलल खींचता जा रहा हूँ। ये खींच गई, और पता है यहाँ लंबा वाला पैमाना काम करेगा आपको। पैरेलल रेखा खींचने के लिए लंबा वाला पैमाना काम करेगा। और खूब आती होंगी यार तुम पे पैरेलल खींचनी, मैं बता रहा हूँ। ये अब आपको पैरेलल रेखा खींचनी है इससे और इससे, इसके रेस्पेक्ट में। इतना काम हो गया। अगर सब कुछ सही है तो तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? कि जो अपोजिट कॉर्नर पॉइंट है, ये और ये और ये, इनको आपस में जब मिलाओगे तो दोनों रेखा इस सेंटर से होकर ही जाएंगे। इसको मिलाओगे इससे, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक आई हो, सेंटर से होकर जाएंगे। और यही असिम्प्टोट कहलाते हैं। और यहां से अब देखिए असिम्प्टोट कौन सी रेखा? ये और ये। जब आप चित्र खींचोगे इसमें बहुत लाइन, ध्यान रखना कौन सी लाइन कौन सी है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये किसकी है ये किसकी है। मैं केवल तुम पर कल क्या करवाऊंगा, पॉइंट लिख दूंगा सबके कि ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, और मुझे ट्रेस करके दिखा। ठीक है। अब हमारा क्या काम है, हमें पैराबोला बनाना, मतलब लास्ट स्टेप रह गया आप चित्र का। अब आप देखिए कि आपके पॉइंट कहां से कट करके जा रहे थे। देखो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ हो रहा है कोनिक, और एक कोनिक यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है, और एक आपका यहाँ है, ये भी तो है। तो इसका मतलब 3 पॉइंट यहाँ, तो ये तीनों पॉइंट मिलेंगे आपके। एक चीज का आप ध्यान रखना, ये असिम्प्टोट है, इसको काट मत देगा, ऐसा लगे कि इसको कहीं अनंत पर स्पर्श हो रहा जाएगा, गलती हो जाती है बच्चों से। और एक ये है असिम्प्टोट, मतलब कंफ्यूज ये होता है कि हम चित्र इसके बीच में ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, यही क्यों बनाए भाई? असिम्प्टोट के बीच में बनाएगा, असिम्प्टोट को कहीं काटेगा ना। सभी पॉइंट जो भी है इस दोनों असिम्प्टोट के बीच यहाँ, अगर यहाँ होते तो इधर बना लेते हैं। यहाँ से ये खींच दो, ऐसे लगना चाहिए कि कहीं अनंत पर जाकर टच करे, ये जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका ये साइड, तो ये हो गई आपकी। और एक चीज और, जो मेन है वो डार्क होनी चाहिए, जो फॉर्मेलिटी के लिए है वो हल्की। दो तरह की पेंसिल रखना, या फिर एक ही तरह की हो, तो जो फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें डॉट डॉट में खींचते रहना,
जैसा ये पैरेलल लाइन है डॉट में खींच देना, ये असिम्प्टोट है इनको डॉट डॉट में खींच देना या हल्की सी खींच देना। 10th क्लास में तुमने ज्योमेट्री पढ़ी थी मैथमेटिक्स में, निर्देशन ज्यामिति कला जो होती है, 3 पार्ट थे, एक दृश्य चित्रण था, एक आलेख था, तो ये सब उसमें आता है। हमारे जो सर जी थे बहुत बजाते थे, एक्सपायर हो गए बेचारे, क्लास टीचर भी वही थे हमारे 6 से 8 तक के, 10th में वो बजाते पढ़ाते थे स्कूल, बच्चे सबसे ज्यादा उनसे डरते थे, पढ़ाते कराते कि अगर कहीं पे भी तुम्हारी काम में सफाई नहीं है हाथ कर लो ऐसे, और पेन से लगा लेते थे ऐसे और भेज देते थे, और उल्टे हाथ से डंडा बजाते थे। तो यहाँ से खूब अच्छी तरीके से हमारी कला सही हो गई। अगर हम वो बनाते मैंगो आम वगैरह दृश्य चित्रण वगैरह तो हमारे लाते 30 नंबर भी, हम महीना वो कर ले, और इसमें नंबर 81 थे, ये वाला ही थी। तो ये अच्छी चीज है, गणित में भी हेल्प मिली और नंबर भी सही आई। तो 3 तरह के पेंसिल यूज करवाते थे, एक डार्क वाली जो केवल वही यूज करनी थी जो आपका मेन चीज पूछा है, दूसरी जो फॉर्मेलिटी के लिए यूज हुई है उन्हें डॉट डॉट में, और तीसरी हल्की और लगातार वो से जो गिवन है आपके सवाल में और वो लाइन। तो आपको 3 पेंसिल यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूँ पक्की से ही बना दो, कच्ची मत लो, पर थोड़ा जो आपने बनाया वो अलग दिखना चाहिए कि हमारा आवश्यक ये है, क्योंकि लाइन ही लाइन किसी इधर से देखो क्या होगा, एक तो पॉइंट ये बच्चों आवाज में, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और इसके और इसके ही बीच में रखना है, इनको काटना नहीं है। ये हो गया बच्चों आपका पैराबोला। वो पैराबोला नहीं डबल पैराबोला बनता है इसमें, है ना, इधर भी और इधर भी, और सीमा कहां तक है पता नहीं, इसलिए हाइपर कह देते हैं, हाइपरबोला। हाइपर का मतलब क्या है, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़े रूप में घटाकर या बढ़ाकर व्यक्त करना। हो गई समझ में आ गए। तो स्टेप क्या क्या है, जो बच्चे कंफ्यूज हो गए चित्र बनाने में, सबसे पहले सेंटर, नंबर 2 पर क्या कहते हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस, आई भी मत लिखो, ट्रांसवर्स लिखो, ट्रांसवर्स, क्योंकि इसी के लिए तो हम आई भी लगाते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस खींचो। नंबर 3 कॉन्जुगेट एक्सिस। आप लिखो नंबर 4, यहां लिखना है आईपी ऑफ कोनिक विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके बाद लेंथ ऑफ एक्सिस, उसके बाद पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, और पैरेलल लाइंस के बाद में असिम्प्टोट, असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स कितने नंबर में, 6 नंबर में, तो ये 7वें नंबर पर है असिम्प्टोट्स, और बच्चों फिर 8वें नंबर पर है मेन डायग्राम खींचना। 8 पॉइंट है इसमें, उसमें शायद 5 थे, 5 या 6 थे। क्लियर है, समझ में आ गया। मुझे एक बात बताए, क्या एक सवाल और करवाएंगे आप इसका, और करवाओगे? देखो मैं करूंगा लेकिन सिर्फ चित्र बनाऊंगा, थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं निकालूंगा। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अभी पढ़ाना जारी रख रहा हूँ, पर पहले होमवर्क, पहले इसको मैं ना कर दूं, अगर आपने बनाओ तो घर एक काम करो, थोड़ा अपने हाथ से इस चित्र को यहीं एक बार बना लो, जो ध्यान रहा है
फोटो खींच लो, अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है अपने हाथ से चित्र को बना लो। ये है जो परेशानी हो तुम उससे पूछ लो भी, कोई भला ही देख देख के बनाओ, चार बैठ मत बनाओ। मेरे लिए कुछ ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। जो अपने हाथ से चीज होती है वो अच्छा रहता है। पूरे सवाल को उतारने की नहीं कहा, सिर्फ चित्र के लिए कह रहा हूँ, अपने हाथ से बना लो। इनके आधार पर ये सब के पहले सेंटर कहाँ लग रहा है, या फिर ये मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस कैसे ऐसे बनाओ जल्दी। ना बना रहे हैं, बनाया ना, चलो जिन्होंने बना लिया अच्छी बात है, बाकी बनाओ, जल्दी बनाना। और पॉइंटों को लिख लेना जरूर। इसका असर तो उस तरीके से हाँ उससे निकल जाएगा, लेकिन हमने भी एसिम्प्टोट की इक्वेशन ना निकाली, वो तुम अपने आप निकालोगे एसिम्प्टोट की इक्वेशन कोई तो। मैंने तो बस चित्र बनाया है आपका, ट्रेसिंग की है मैंने केवल। बन गया बच्चों। बच्चों इस सवाल में एक काम आप स्वयं करके लाएंगे, असिम्प्टोट याद करना। क्या याद करना? असिम्प्टोट। जो बच्चे कल नहीं थे उनको कल वाले वीडियो देखें, इस तरीके से करवाया था। थोड़ा सा प्रोसीजर ऑरली बताए दे रहा हूँ कि जो असिम्प्टोट होता है सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो भी आपकी कोलिक दी है, जैसी भी दी है, उसमें कोई चेंज मत कीजिए, लैम्डा यूज कर दीजिए एक्स्ट्रा। और बच्चों देखो हो रहा होगा सवाल में लैम्डा यूज,
रहा है या नहीं? कांस्टेंट के स्थान पर कांस्टेंट को हटा दो उसमें से और कांस्टेंट के स्थान पर लैम्डा लिख दो, बाकी जो भी तो बराबर जीरो लिख दो। ये ही एसिम्प्टोट का इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक अज्ञात राशि है लैम्डा। लैम्डा याद करना है, चाहते हैं देख लो भाई। इसमें एक अज्ञात राशि है लैम्डा, लैम्डा ज्ञात करना है। तो अगर ये इक्वेशन एसिम्प्टोट है तो एसिम्प्टोट होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? तो ये जो दो घात की इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट करेगी, सरल रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करेगी। और सरल रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू 0। और डेल्टा की पूरी कहानी बताई नहीं होगी शुरुआत में। ABCFGH के मान उस इक्वेशन में रखते हैं और रखोगे, लैम्डा का मान निकल आएगा उस कंडीशन से और लैम्डा का मान वापस से। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका। बच्चों इसके बाद जरा सवालों में देखना। अरे आवाज में 8वें सवाल में क्या पूछा है? फाइंड द एसेंट्रिसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। एसेंट्रिसिटी और फोकी के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। तो बच्चों सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं आपको। एसेंट्रिसिटी निकालने की कंडीशन E26 पेज निकालो, E26। पूरा सवाल नहीं बताऊंगा, हिंट दे रहा हूं। फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एसेंट्रिसिटी का E √1 - R² R1²। इसमें अपना R2 का मान रख देना और R1² का मान रख देना। अब तुम ये सोच रहे होगे चित्र हाइपरबोला का है और हमने हाइपरबोला में प्लस पढ़ा है एसेंट्रिसिटी में, यहाँ का माइनस है। घबरा क्यों रहे हो? एक मान माइनस नहीं है R1² या R2² का। देखो कितना -4 R2²। और यहाँ रखोगे माइनस प्लस न हो जाएगा, वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला यही है आपका इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। अब ये सही क्यों है? हाइपरबोला में तो एक माइनस में होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और इलिप्स है दोनों प्लस हो गए, ये माइनस ही रह जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी के लिए ये फॉर्मूला याद रखोगे। और बच्चों फोकी के लिए ये फॉर्मूला याद रखोगे। नीचे जो लिखा हुआ है x1 + ER1 cos θ, y1 + ER1 sin θ। x1 क्या है? जो सेंटर है उसका भुज एब्सिसा मतलब एक्स निर्देशांक, और y1 क्या है? उसका y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट। R1 और के मान तुम्हें पता है, E का मान तुम एसेंट्रिसिटी से निकाल लोगे। ये आपको रखने, और थीटा का मान ऊपर कंडीशन जो आपकी इक्वेशन है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस, यही प्रोसीजर हाइपरबोला उसके लिए बच्चों इलिप्स के लिए जो आपकी इक्वेशन है ट्रांसवर्स एक्सिस, वो एक्स अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही है, उससे आप थीटा निकाल लोगे। जैसे इसकी है आपकी इक्वेशन ट्रांसवर्स एक्सिस की x - y + 2 = 0। ये एक्स अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही है, आप ये निकाल लोगे। तो कैसे निकालते हो? m फॉर्मूला याद होगा आपका A/B का। तो या डायरेक्ट दूसरा रूप चेंज करके y = mx + c करके, या A/B का। तो ये 1 और ये कितना -1 +1 m बराबर कितना 1। तो ये कितना tan θ = क्या हो जाएगा थीटा यहाँ से आपका लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट नहीं बच्चों, यूज सी का करना है। एक मिनट, हाँ यही है। इसी से आपको या तो थीटा निकाल लेना अलग से, थीटा = कितना π/4, और या फिर उसमें फॉर्मूले में cos θ sin θ यूज हो रहे हैं, पूरे से या तो sin θ का मान निकाल लो, cos θ क्यों निकालो, डायरेक्ट उसमें थीटा रख दो। थीटा कितना है यहाँ से π/4, गामे का टाइम ही लगेगा कि sin θ निकालेंगे cos θ निकालेंगे, डायरेक्ट उस फॉर्मूला में थीटा का मान रखेंगे। क्लियर हो गया? ये बस एक नया काम थोड़ा सा ये है, और दोनों ही सवालों में हो सकता है बच्चों नया काम, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। लेकिन जब केवल ट्रेसिंग के लिए कहे, केवल ट्रेसिंग के लिए, तो अपनी तरफ से नहीं करना। ये काम तभी करना है जब सवाल में कह दे फाइंड आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी या एसेंट्रिसिटी, इन्हें पूछे तभी निकालना है, या असिम्प्टोट भी जब निकालना है जब कहे।
9वां सवाल बच्चों इलिप्स का स्वयं करेंगे अपने। अब एक्सरसाइज में निशान लगाओ, कुछ 2-4 सवाल है। इलिप्स के सवाल तो मैं निशान लगवा चुका हूँ अपने कल। सवाल नंबर 9 एक्सरसाइज में तो एक ही दे रखा बस हाइपरबोला, क्योंकि चित्र थोड़ा टाइट हो जाता है ज्यादा। 9वां एक्सरसाइज में एक ही सवाल बच्चों हाइपरबोला का। 10वें में चित्र नहीं बनवाया, बस कंडीशंस निकलवाएंगे। हाँ 11वें में भी चित्र नहीं है, क्योंकि इनका कठिन बन रहा होगा ज्यादा चित्र, तो डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दिए। तो 9वां और एग्जाम्पल में है हाइपरबोला के कैसे सवाल 8वां और हाइपरबोला का 7वां और हाइपरबोला का 6वां। ये 4 सवाल तो मैं हाइपरबोला के लिए, 3 एग्जाम्पल में से और एक एक्सरसाइज में से 4 सवाल हाइपरबोला के, 4 ही इलिप्स निकल रहे हैं। छोटे बड़े सब प्रश्न हो गए बच्चों अब यहाँ तक तुम्हारे। इसी सवाल में 3 नंबर में केवल ये पूछ सकता है कि इसकी सेंट्रिसिटी क्या है ना। तो पहले चेक करना होगा ये हाइपरबोला क्या है, उसके बाद सेंट्रिसिटी निकालोगे। ये आपसे फोकई के निर्देशांक ज्ञात करने। अगर फोकई का कोऑर्डिनेट पूछा तो फिर गड़बड़ है तुम्हारे साथ में 3 नंबर में, क्योंकि फोकई तो तभी निकलेगी जब आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है ट्रांसवर्स और ये जो इक्वेशन निकालोगे तब निकलेगी आपकी फोकई। तो 3 नंबर में फोकई का कोऑर्डिनेट नहीं पूछना चाहिए। 3 नंबर में क्या क्या पूछ सकता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है सिद्ध कीजिए। ये आपका इसका असिम्प्टोट निकाल लीजिए। अगर ये पैराबोला को हाइपरबोला को या इसको रिप्रेजेंट करता है तो एक नोन वैल्यू दे रखा होगा, इसका मान क्या है, छोटे ये पूछ सकता है बस। या फिर हाँ हो गया, और आपका ये चित्र बताइए। एक और ट्रेसिंग रह गई, स्टार्टिंग आप ही कर दे रहे हैं उसकी। स्टार्टिंग आप ही दिए दे रहे हैं, क्या क्या पॉइंट है मेन में सवाल डायरेक्ट कर निकालेंगे और कल बच्चों इसको खत्म ही कर देंगे, या टाइम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बच्चों पैराबोला की ट्रेसिंग में एक सवाल ही करते रहिए। चलो सवाल में ही समझा दूंगा क्या करना है, डबल टाइम वेस्ट होता है बच्चों। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मेरठ में आया हुआ बच्चों। देखिए क्या फाइंड द एक्सिस, क्या क्या याद करना है, अक्ष याद कीजिए, वर्टेक्स याद कीजिए, लेटरल सेक्टम याद कीजिए, फोकस याद कीजिए और इक्वेशन याद कीजिए डायरेक्ट्रिक्स का और उसका पैराबोला इतनी का। मतलब ट्रेसिंग नहीं करवाई हम सवाल को इसको नहीं करवाए, हमेशा सवाल करेंगे जिसमें ये भी चीज निकालनी पड़े और ट्रेसिंग भी करनी। ये है बच्चों अगला सवाल। बात नहीं भाई मेरे। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका E36। E36 क्या है, इसमें सवाल है ट्रेस द पैराबोला। पर बच्चों इसकी वीडियो आज की क्लास में शामिल नहीं होगी, आज की क्लास पिछले साल तक ही खत्म हो जाएगी, जो उसका पैराबोला में जो आज नहीं आए बच्चे। पैराबोला ट्रेस करना है और अलग से कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकस, इसके फोकस के निर्देशांक भी याद करने। इसमें सबसे ज्यादा वर्क है आपका, इस ट्रेसिंग में सबसे ज्यादा वर्क है। और इक्वेशन तो मैंने लिखी नहीं, किताब हाथ में ले रखी है, वो बस इसको लिखने के लिए किताब हाथ में लिखी, इक्वेशन लिखने के लिए 9x स्क्वायर माइनस 24 xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 18x हाँ माइनस 101 18 अच्छा 18 बोली थी। हाँ अच्छा मैं इस 3 से बुलाई और 100 1 प्लस और प्लस 19। चलिए बच्चों देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले
चेक करना है। पेपर में ये नहीं आएगा कि ट्रेस द पैराबोला, पेपर में ये आएगा कि ट्रेस द कोनिक। क्या आएगा? ट्रेस द कोनिक। अब हमारे पीछे की अभ्यास हमें पता थी कि इलिप्स और हाइपरबोला की है, तो करो इलिप्स और हाइपरबोला, बिल्कुल चेक मत करो। लेकिन पेपर में थोड़ी पता है कि किसका सवाल है। तो पेपर में किसी की भी कोनिक हो, पैराबोला की, उसकी हाइपरबोला की, आपको एक काम करना है। ये जो सेकंड डिग्री के टर्म है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं? सेकंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला a माइनस b की होल घात दो या a प्लस b की होल घात दो का फॉर्म बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ये अगर बना रहे हैं तो निश्चित ही रूप से वो पैराबोला है, और नहीं बना रहे हैं तो या तो इलिप्स है या हाइपरबोला। ठीक, बस इतना चेक करना है। कितना? कैसे? आसानी से 3x माइनस बीच में माइनस 4y होल घात दो। क्या ये इतना ही आएगा? ये तो है। अब 3 चौक 12, 24 xy माइनस। चेक कर लोगे इधर, मन में ही चेक हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं होती दिखाने की। तो ये आपका पैराबोला है, पर एक लाइन लिखनी पड़ती है बस जरूर। वो लाइन क्या होती है? सिंस क्वाड्रेटिक टर्म्स फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंस चूंकि क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ गिवन कोनिक फॉर्म्स निर्माण करते हैं ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर का। सो द गिवन कोनिक रिप्रेजेंट ए पैराबोला। ये लाइन लिखनी है, ये लाइन सब में लिखनी है, पिछले सवालों में भी लिखनी है। हमने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि एक्सरसाइज का सवाल है, क्या जरूरत लिखनी है, पेपर में जरूरत है। अब देखिए, जैसे हमने जो सवाल किए हैं उसी को देखिए। अभी जो किया है इससे पहले कौन सा किया था? 7वां एग्जाम्पल। उसमें देखो ये टर्म थे 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 22। ये थे परफेक्ट स्क्वायर के, मतलब उसके क्वाड्रेटिक टर्म दो घात के। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं? तो इस सवाल की ट्रेसिंग करोगे तो आप क्या लिखोगे? सिंस क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ गिवन कोनिक डज नॉट फॉर्म, निर्माण नहीं करते एक परफेक्ट स्क्वायर का, एक परफेक्ट स्क्वायर का। सो इसलिए गिवन कोनिक इज आइदर इलिप्स और हाइपरबोला। या तो दिया गया कोनिक हाइपरबोला है या इलिप्स। उसके बारे में बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। मतलब आपको बताया था, मतलब ऐसे लिखना नहीं तुम्हें कि बाद में बताएंगे, तुम्हें अपना काम करना है शुरू के। Since quadratic terms of given conic does not form a perfect square, so given conic is either ellipse or hyperbola। बस यहाँ के बाद फिर अपना स्टेप नेक्स्ट टू फाइंड सेंटर, टू फाइंड ये, टू फाइंड ये, टू फाइंड ये करते चलना है। और इस सवाल में हमने ये। अब बच्चों सबसे पहले इसमें अभी स्टेप नहीं करना है, इसमें सेंटर होता नहीं है, फोकस वगैरह निकालने होते हैं हमें, वर्टेक्स वगैरह, वो बाद में निकलते। पहले जनरल काम करना होता है सब में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्मों को एक तरफ और बाकी सब टर्मों को एक तरफ कर लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे? इस कोनिक को एक मान लो और लिखोगे फ्रॉम गिवन कोनिक, फ्रॉम गिवन कोनिक, दिए गए कोनिक से वी हैव हम रखते हैं, हम क्या रखते हैं बच्चों? 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 100y 1y प्लस 19 इक्वल टू, अरे क्या कर दिया हमने, एक लाइन बढ़ा दी खाली का। इधर ट्रांसफर 18x, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, 0 यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है 3x माइनस 4y की होल घात 2 इज इक्वल टू 18x प्लस 101y माइनस 19।
यहां कुछ थोड़ा ध्यान से समझो क्या कि इसके अंदर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है। क्या करना है? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, मतलब इसके अंदर कोई कांस्टेंट डालना है। तो देखिए इंट्रोड्यूसिंग a constant lambda, a constant lambda ऊपर की इक्वेशन में। तो लैम्डा इसमें रखेंगे, यहां खाली लैम्डा नहीं रखेंगे, इसके हिसाब से RHS को फिर एडजस्ट करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट लैम्डा इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में एंड एडजस्ट इन RHS, और RHS में फिर एडजस्ट करेंगे कि लैम्डा को यहाँ अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या टर्म है जो इसमें बढ़ सकते हैं। और बच्चों आप रफली ये काम कर लेंगे थोड़ा सा, एक टलता वैसे ही दिमाग लगाते हो, कभी कभी डायरेक्ट दिमाग लगाने में ज्यादा चक्कर और लग जाता है, टाइम और दिमाग में भी आती नहीं है, तो ज्यादा देर नहीं लगती, बस मुश्किल से 30 सेकंड लगती है। फॉर्मूला लगा लो कितना, 9x² प्लस कितना 16y² प्लस कितना λ² माइनस 4 × 12 दूनी 24xy प्लस 3 दूनी 6x लैम्डा और माइनस 3 चौक 12y लैम्डा। हो गए सभी टर्म या कुछ रह गया है? देखो तीनों का वर्ग और फिर 3 टर्म और आएंगे, 2ab 2bc 2c1। तो ये बताओ इसके होल वर्ग में कौन कौन से टर्म आएंगे? एक तो ये भी आएगा, एक ये भी आएगा और एक ये आएगा। बस एक्स्ट्रा क्या टर्म हुए? λ² 6x लैम्डा माइनस 12y लैम्डा। अब जैसे इधर हुए हैं वैसे ही आ रहा है, जिसमें कर लो इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ लो, इधर घटाए तो इधर भी घटा दो। तो राइट हैंड में क्या होगा बच्चों? 18x प्लस 101y माइनस 19। और भाई मेरे एक काम करते हैं, x वाले को x के साथ लिखते हैं, 18x और प्लस कितना 6x लैम्डा प्लस 101y, y वाले को एक माइनस करना है क्योंकि इधर ये माइनस में है, 12y है ना, 12y लैम्डा माइनस 19 और इधर कांस्टेंट क्या है? प्लस लैम्डा। बस इतना का माइनस 12y लैम्डा 8y लैम्डा 8y आना चाहिए, चेक कर ले रहा हूँ। 4 दिया 12 1 बटे का हो गया, 3 दूनी 6x लैम्डा लिखा है कहीं लिखा हुआ है, और ये 4 दूनी 8 है बच्चों, 8 ही आएगा, 12 गलती से लिख गया है, 4 दूनी 8y लैम्डा। इसको कर दूं रख। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला खोल लो और जो जो टर्म ऊपर वाले में आए उन्हें काट दो, एक्स्ट्रा जो टर्म है उन्हें राइट हैंड में भी लिख दो। समझ में आ गई ये लाइन सोच गए में? अब बच्चों जरा देखना, 3x माइनस का 4y प्लस लैम्डा की घात 2 इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, चलो x ही ले लो, और भी कॉमन है वैसे 6 भी कॉमन है, 6 भी ले लो, चलो कॉमन 6x, क्या बचेगा इधर 3 और क्या बचेगा इधर लैम्डा। इधर से केवल y कॉमन है बच्चों के, 101 माइनस 8 लैम्डा और प्लस λ² माइनस 19। देखिए यही इक्वेशन है या नहीं एडजस्ट करने के बाद उसकी 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा की घात 2 और ये आ गए, ये बस इसने 3 बार नहीं लिखा, हमने ले रखा है बच्चों। अब हमें लैम्डा को चुनना है, क्या चुनना है? लैम्डा को चुनना है, और लैम्डा को किस हिसाब से चुनना है? ना चूज लैम्डा सर दैट, इस प्रकार चुनना है कि ये जो इक्वेशन है मतलब ये पॉलिनोमियल, इसको इक्वेशन बनाना है और राइट हैंड को भी इक्वेशन बनाना है, दोनों परपेंडिकुलर हो। कैसी हो? दोनों परपेंडिकुलर हो। हमें ये इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, ना
अब बच्चों ये काम करना कब है और करना कब नहीं है? हमने इधर भी तो किया ये काम, ये परफेक्ट स्क्वायर इधर, बाकी सब इधर। अगर ये पहले से ही परपेंडिकुलर बना रहे हो, 90 डिग्री का बना रहे हो, मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी 3x - 4y = 0 और इसकी इक्वेशन क्या होगी 18x + 101 y - 0 अगर ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पर, इसकी ग्रेडियंट और इसकी ग्रेडियंट प्रवणता का प्रोडक्ट -1 है पहले से ही, तो ये प्रोसीजर करने की हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ के बाद में। ठीक है, ऐसा सवाल भी आएगा एक एक्सरसाइज में आता है आसान सवाल, एग्जाम्पल में सब ऐसे ही है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ही लिया है आपका। तो यहाँ चूंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं हियर यहाँ इक्वेशन इतनी और इतनी जो इससे प्राप्त की गई है, इससे आर नॉट परपेंडिकुलर, सो इंट्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट लैम्डा, इसलिए एक नया कांस्टेंट लैम्डा इंट्रोड्यूस करने पर। तो बच्चों तो यहाँ क्या लिखना, नाउ चूजिंग लैम्डा सच दैट इस प्रकार 3x - 4y + लैम्डा = 0 और ये 6x 3 + लैम्डा y 101 - 8 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर - 19 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर अर्थात दोनों के बीच एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो बच्चों इसको कुछ मान लो 2, इसको कुछ मान लो 3, 2 की आप निकालिए ग्रेडियंट और इसकी ग्रेडियंट निकालिए। जब बच्चों इसकी ग्रेडियंट निकालेंगे हम तो m1 फॉर्मूला जो मुझे याद है वो ये है -x का गुणा × y का गुणा, x का गुणांक कितना 3 और y का गुणांक 4, माइनस इसमें भी है और माइनस फॉर्मूले में होता है तो प्लस हो जाएगा। अब m2 इसके और इससे माइनस फॉर्मूले का x का कोएफिशिएंट 6 × 3 + लैम्डा और y का कोएफिशिएंट 101 - 8 लैम्डा। तो हमें लैम्डा चुनना है, कैसे चुनना है कि ये परपेंडिकुलर, तो अब क्या लिखोगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड विल बी परपेंडिकुलर f। इक्वेशन सेकंड और थर्ड परपेंडिकुलर होंगी यदि m1 = -1। फोटो क्लिक कीजिए जल्दी, कल मुझे ये चैप्टर निपटाना है बच्चों। 3 दिन अगले चैप्टर लिए दे देंगे, मैक्सिमम 3 दिन का होगा 3 लेक्चर मैक्सिमम, और इन 6 लेक्चरों में आपके 15 नंबर स्टार्टिंग से पक्के और 15 से 20 नंबर पीछे से पक्के आपको वेक्टर वाले आपको हो गया फोटो में। बस थोड़ी सी एक लाइन लिख के छोड़ रहा हूँ, फिर आप अपने आप करके लाओगे। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड विल बी परपेंडिकुलर, ये साइन होता परपेंडिकुलर इफ यदि m1 × m2 = -1, m1 की वैल्यू 3 बटे 4 और ये माइनस आ जाएगा और ये आपका 6 × 3 + लैम्डा और बटे 101 - 8 लैम्डा = 22। आपको सॉल्व करना लैम्डा का मान स्वयं करके लाओगे, यहाँ के बाद का काम कल कराया जाएगा। तुम्हारा ट्यूशन 10 बजे से है क्या? अभी मुझे किस विद्यार्थी ने दी है ये बता दो। आवाज नहीं, भाई
प्राची ने जमा की। अंजलि ने भी की। और एक वाला पीछे से इसने की रोहित ने। सर वीकेंड कम कर दो। हाँ